मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी अड्डा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7C ज्योग्राफी का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है आपका ईयर। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, वहाँ से आप जो है तीनों वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। देन आप कंटिन्यू करेंगे 4th चैप्टर से। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को देखा था, डिस्कस किया था, उसमें हमने डिफरेंट टाइप की डोमेन हमने पढ़े थे। उन डोमेन्स में आपने बायोस्फीयर को डिस्कस किया, उसको पढ़ा। एटमॉस्फेयर को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो उसी एटमॉस्फेयर को जो है यहाँ पे अलग से डिस्क्राइब किया गया है, अलग से यहाँ पे उसको डिटेल में दिया गया है, और जिसको ईयर चैप्टर टाइटल से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं मेनली इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर हम इसको जो है कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हम इसके अंदर देखेंगे। एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलके बना है, तो इसमें जो है आपकी 5 लेयर्स रहती है। 5 लेयर्स आपकी आएंगी, जो आपका जो है मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, ये हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका सराउंडिंग रहेगा, एयर प्रेशर, विंड रहेगा एंड मॉइस्चर रहेगा। साइक्लोन देखेंगे, नेचर्स फरी इसको हम कहते हैं, जो हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारा अगली स्लाइड में देखते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब आप यहाँ से इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, और हमारे अर्थ को चारों ओर से एक जो है एयर जो है उसकी जो है लेयर्स बनी हुई है हमारे अर्थ पे चारों ओर से। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर हम इसे कहते हैं, यानी कि हवा का जो है एक जो है कंबल आप ले लीजिए, एक चादर चारों ओर से जो है इसमें बनी हुई है। ठीक है, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब जितने भी अर्थ के अंदर ऑल लिविंग बींग, यानी जितने भी लिविंग बींग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जिसमें एनिमल्स है, ह्यूमन है, इंसेक्ट है, प्लांट्स है, वो सारे जो है डिपेंड करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीने के लिए एटमॉस्फेयर उनके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो भी हम जो है ब्रीथ करते हैं एयर को, वो हमें एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, यानी कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, उससे हमें हमारा एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उससे। ठीक है, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये जो है ब्लैंकेट ना रहे प्रोटेक्शन का, तो क्या होगा, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। तो हम जो है दिन के टाइम पे सूरज से आने वाली जो हीट है उससे जो है क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, इतनी जो है बिना इस प्रोटेक्शन लेयर के हम जो है क्या करेंगे, जल जाएंगे सूरज की हीट से। और रात में क्या होगा कि हम जो है क्या हो जाएंगे, फ्रोजन हो जाएंगे, यानी कि बर्फ़ बन जाएंगे। ठीक है, इसको मैं अभी जो है इसको बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि जैसे मैंने बताया आपको, ये मैंने आपका एक छोटा सा अर्थ का डायग्राम मैंने दिया, और चारों तरफ से एक लेयर रहती है। ठीक है, तो इसी एटमॉस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है हमारी, जिसे हम जो है ओजोन गैस की एक लेयर होती है। ठीक है, तो वो लेयर क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको जो है हम तक फिल्टर करके पहुंचाती है। तो फिल्टर करने से क्या होता है कि हम तक कम हीट आती है। ठीक है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हम जो है बचे रहते हैं। ठीक है, अगर ये हीट हमारे पास डायरेक्ट आती है, सूरज की किरणें डायरेक्ट आती, तो हम क्या होता है, हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है इससे। तो ये जो प्रोटेक्शन लेयर है ये हमें जो है इससे बचाती है। इसके अलावा आप देखेंगे ड्यूरिंग डे में क्या, दिन के टाइम में क्या करता है, हम जो है इससे जल जाते हैं। तो किस प्रकार जल जाते हैं, जब सूरज की रेज हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती तो हम क्या होता, इससे जो है जल जाते। और नाइट में फ्रोजन कैसे हो जाते, रात में जो है नाइट में जो है इससे बर्फ़ कैसे बन जाते। तो आप इसको इस तरीके से मानो, जब जो है सूरज की किरणें या सूरज से मिलने वाली जो हमें हीट होती है वो डे के टाइम पर आती है, तो दिन में जो तापमान है वो जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। और नाइट में क्या होता है कि हमारी जो लेयर्स होती है ये उस हीट को अपने आसपास क्या करती है, बनाए रखती है, यानी कि इसको ऊपर वापस नहीं जाने देती है, जो हमारी लेयर्स होती है। तो इससे क्या होता है कि तापमान जो होता है ये मेंटेन रहता है। ठीक है, नहीं तो अगर ये लेयर ना रहती तो ये हीट जो है वापस चली जाती, और हीट वापस चली जाती तो जो अर्थ है हमारा वो रहने लायक नहीं होता। हम जो है क्या हो जाते हैं, नाइट के टाइम पे क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाते हैं। ठीक है, सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर
दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो यही जो मास है यानी कि हवा का ये जो लेयर्स होती है, ये लेयर्स क्या करती है, ये हमें क्या करती है, ये लेयर्स हमें क्या करती है, ये जो अर्थ है ना, इस अर्थ को क्या करती है, जीने लायक बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है इस जो है प्रोटेक्शन के कारण, इस जो है एटमॉस्फेयर के कारण। अब हम आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, यानी किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो देखेंगे, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हम हवा जो है सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, वो बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होती है, एक जो है मिक्सचर होती है। ठीक है, अब इसमें जो है कौन कौन सी गैसें शामिल है, इसमें आपका आ जाता है नाइट्रोजन एंड इसमें आपका आता है ऑक्सीजन। ये 2 गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बल्क में पाई जाती है। ठीक है, बल्क का मतलब हो गया आपका प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है, यानी कि बहुत सारी इसकी मात्रा जो है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में रहती है, हीलियम रहती है, ओजोन गैस रहती है। मैंने बताया था ओजोन गैस जो होती है वो हमें जो है सन से मिलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है इससे हमें जो है बचाती है। आर्गन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ये जो है लेज़र क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है, बाकी जो गैसें हैं ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये लेज़र क्वांटिटी में है, यानी कि कम मात्रा में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा कुछ टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद है, यानी कि धूल के कुछ कण, छोटे छोटे कण जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। तो एक डायग्राम है, उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारे पास कौन सी गैस जो है अवेलेबल है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बल्क में हमारे पास गैस मौजूद है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंट आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में तो आपको जो है 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, देन आपको जो है 21% ऑक्सीजन मिलेगा। इसी प्रकार आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.93% आपका ऑर्गन है, और ऑल अदर इसमें सारी गैसें धूल कण मौजूद है, वो है हमारा 0.04%। ठीक है, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द ईयर। जैसे मैंने बताया था 78% सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा नाइट्रोजन है, देन हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपको वहीं देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन हमारे पास प्लेंटिफुल है, यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, व्हेन वी इनहेल, अब जब हम जो है सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स। ठीक है, तो हम अपने फेफड़ों में कुछ अमाउंट जो है नाइट्रोजन का लेते हैं, लेकिन हम उसको एक्सहेल कर लेते हैं, सांस द्वारा बाहर भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनको अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए इनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की आवश्यकता इनको पड़ती है, तो ये कैसे नाइट्रोजन को जो है लेते हैं, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द ईयर। ये जो है ईयर से, हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपको यहाँ पे कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या नहीं ले पाते, नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं हवा से। ठीक है, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल, अब सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है या कुछ प्लांट्स के रूट्स में जो बैक्टीरिया होता है, ये जो है नाइट्रोजन को लेता है। ठीक है, ईयर से, और इसका फॉर्म चेंज करके फिर प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं, यानी कि प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते, जो बैक्टीरिया लेता है और उसका फॉर्म चेंज करता है, फिर जो है उसको प्लांट लेते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द ईयर। अब जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है हमारे ईयर के अंदर। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर एज दे ब्रीथ। अब जैसे ह्यूमन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जब जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट्स जो है एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ह्यूमन एनिमल लेते हैं। In this way, oxygen contents in the air remain constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. अब क्या होता है, ह्यूमन एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये बैलेंस एक बना रहता है। और अगर हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, पेड़ों को काटते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो फिर ये बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ईयर में जो है मिक्स है, ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसे मैंने बताया था ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं।
ठीक है, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमंस और जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन और एनिमल सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब जैसे मैंने बताया था कि जितना ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उन कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बैलेंस जो है इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है परफेक्ट बैलेंस जो है बना रहे, ठीक। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, पीपल क्या कर रहे हैं कि फ्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है, सच एज कॉल एंड ऑयल, कोल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ऑयल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब प्रत्येक साल क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, क्वांटिटी है, इसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, ये जो है इंक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसके परिणाम क्या आ रहे हैं, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इससे जो अर्थ का जो वेदर है, जो मौसम है और जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, इसमें जो है परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। और इन परिवर्तन से क्या हो रहा है, बहुत सारे आप जो है आपदाएं जो है देखते हैं। अब आप यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये न्यूज़पेपर में आपको डेली की हेडिंग आपको मिल जाएंगे, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, यानी कि इसको रोकना जो है क्या हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ठीक है। CO2 लेवल एट 8 लाख ईयर हाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सनस्क्रीन लागली थिन, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक इरा, ठीक है। तो बहुत सारी ये बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है, आप ऐसा जो है कह सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके क्या परिणाम होंगे हम आगे देखेंगे इसको। रीड एंड फाउंडर, इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इश्यू इन टुडेज वर्ल्ड। क्या ग्लोबल वार्मिंग आज के विश्व में क्या एक सीरियस इश्यू है, एक जो है गंभीर मुद्दा है। व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, जब हवा जो है हीट होती है यानी गर्म हो जाती है, इट एक्सपेंड, तो ये फैल जाती है। बिकम लाइटर एंड गोज अप, ये हल्की हो जाती है, ठीक है। जब हवा क्या होता है, हीट होती है, गर्म होती है, तो ये जो है हल्की हो जाती है, और हल्की होने से ये जो है क्या होती है, ऊपर चली जाती है, गोज अप, ठीक है। कोल्ड एयर इन डेंसर एंड हैवी, अब जो ठंडी हवा होती है वो क्या होती है, भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है। और ये ठंडी हवा जब जो है हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। अब ठंडी हवा जब होती है, हैवी होती है, तो वो जो है एटमॉस्फेयर में नीचे नीचे रहती है, ठीक है। व्हेन हॉट एयर राइज, जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल इन द गैप। तो नीचे, जब नीचे से जो गर्म हवा होती है, वो जब नीचे से जब ठंडी हवा होती है, तो वो जब गर्म होती है तो ऊपर चली जाती है, तो नीचे का एरिया खाली हो जाता है, तो उस एरिया में क्या हो जाता है, फिर ठंडी हवा भर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस, सर्कुलेशन इसका चलता रहता है। अब आप थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डू यू नो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जब एटमॉस्फेयर में फैलती है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इससे पैदा होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि ये जो अर्थ जो हीट को रेडिएट करता है, यानी कि अर्थ से जो हीट आती है, सूरज की जो हीट अर्थ पे आती है, सन की रेज के कारण जो अर्थ पे हीट आती है, ठीक है, उस हीट को ये ट्रैप कर लेता है, यानी कि ये अर्थ में ही पकड़ लेता है उसको, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हीट आई, ये लेयर्स मैंने बताई थी आपको, इसी लेयर्स में जो है ये गैसें पाई जाती हैं, तो इसी लेयर्स में जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जब सन की रेज आती है, तो सन की रेज डे में आती है, तो ये क्या करता है, सन की रेज जब आती है तो जो है हीट आती है यहाँ पे, ठीक है। हीट आने के बाद ये जो गैस होती है ये इस पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, और जो सन की रेज से जो हीट मिली उस हीट को यहीं पे जो है बनाए रखती है,
ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर ये ना हो तो क्या होता, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अब इससे क्या होता है कि अर्थ पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि रहने लायक ना होती, ठीक है। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। अब ये तो अच्छा काम करती है, हमें जो है प्रोटेक्ट करती है ताकि हम जो है यहाँ पे रह सके, ठीक है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, इसकी मात्रा बढ़ती है, किसके कारण, स्मोक के कारण या फिर कार फ्यूम्स के कारण, तो इससे क्या होगा, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो हीट बढ़ेगी, है ना। ये अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा हीट जो है रोकेगा। तो ज़्यादा हीट रोकेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अर्थ का। समझ में आया ना, इतना टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। अब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस टेम्परेचर को की बढ़ने की जो प्रोसेस होती है या इस चीज़ को हम जो है ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि किस प्रक्रिया को, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक रहे तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगी हमें, ठीक है, पृथ्वी को रहने लायक बनाएगी। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट को यहाँ पे बना के रखेगा, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हीट जो है बचा के रखेगा, बना के रखेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस टेम्परेचर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर काउज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब अगर हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर बढ़ता है तो हमारे जो कोल्डेस्ट पार्ट है वर्ल्ड के, ठीक है, यानी कि पोल्स वाले जो पार्ट है वहाँ पे बर्फ़ रहती है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो जो है पिघलना, बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो जाएंगे। और अगर जैसे यहाँ पे अर्थ आप देख सकते हैं, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और इन वाले एरिया को हम जो है पोल या ये हमारे पोल्स होते हैं। तो पोल्स जो यहाँ पे एरिया होते हैं, ये आपका जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे बर्फ़ से पूरे लगभग साल भर ढके रहते हैं, तो ये मेल्ट होना शुरू होते हैं, ये पिघलना शुरू होते हैं। अगर ये पिघलेंगे तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज, तो समुद्र में पानी जो है एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा। काउजिंग फ्लड इन दी कोस्टल एरियाज, तो समुद्र के तटों पर जो एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। दे में भी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है विलुप्त हो जाएंगे, यानी कि पृथ्वी में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक।